नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप बल्ब के रोपण किया है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप के 7 प्रजातियों का रोपण किया है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि उद्यान नर्सरी, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस और देहरादून में भी इसका रोपण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसान पुष्प उत्पादन का कार्य कर रहे हैं उन्हें ट्यूलिप उत्पादन भी जरूरी है और इसकी जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने उद्यान प्रभारी अधिकारियों दीपक पुरोहित से ट्यूलिप के उत्पादन के संबंध में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री आवास परिसर में रोपण के लिए ट्यूलिप बल्ब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। तो वहीं इसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आभार व्यक्त भी किया है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के हवाल बाग में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स और आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया है और उत्तराखंड में पौड़ी और अल्मोड़ा में इनकी शुरुआत की गई है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आज हो रहे पलायन को रोकने में सक्षम होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादकों से लोगों को आजीविका मिलेगी और उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा और पौड़ी में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स के 2 सेंटर बनाए गए हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रोजगार एक बड़ा केंद्र बनेगा। आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, लोकल उत्पाद बनाते हैं, अभी उनको मौका नहीं मिलता है, उनको आगे चलकर मौका मिले, जिससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा और हमारा जो होम स्टे है उसके लिए भी यहाँ पर आज ट्रेनिंग का सत्र लगाया गया है कि होम स्टे को और कैसे बढ़ाया जाए, जो आगे चलकर हमारी आजीविका और आर्थिकी दोनों के लिए बहुत महत्व। तो आज हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 101 वाहन स्कॉर्पियो गाड़ियां भेंट की हैं, जिसमें से 21 वाहनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन मंगला माता और भोले जी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन उत्तराखंड के सभी जनपदों में पेट्रोलिंग और इमरजेंसी में तुरंत रिस्पांस करेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की जमकर तारीफ की और कहा कि माता मंगला जी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। देखिए, जहाँ तक हंस फाउंडेशन की बात है, पूज्य माता मंगला माता और हमारे भोले जी महाराज लगातार सेवा के काम में लगे रहते हैं और उनके बारे में कहूँगा मैं, जहाँ कम वहाँ हम वाली स्थिति है और वो हर जगह वहाँ पर सहयोग करते हैं जहाँ भी आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छी बात है कि वो देखते हैं कि कहाँ पर ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से स्वयं आगे आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और पुलिस विभाग को, सभी लोगों को, चूँकि अच्छी गाड़ियाँ 101 मिलने वाली हैं, आज 21 गाड़ियाँ मिली हैं। बाज़ार में जैसे जैसे उपलब्धता होगी वो वैसे वैसे हमको गाड़ियाँ मिलेंगी, तो हमारी पुलिसिंग अच्छी होगी। सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल दोनों पर जो है ये गाड़ियाँ काम करेंगी। हमारे जवानों को, हमारे पुलिस विभाग के लोगों के लिए काफ़ी सहायता होगी इससे जी, क्योंकि आज हमें आवश्यकता भी हमारी पुलिस के बहुत दिनों से देख रहे थे, तो सीएम साहब और हमारे डीजीपी साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पिछली बार हमने अल्मोड़ा में चीता की जो है वो चीता दिए थे महिला पुलिस को, तो उससे बहुत हमें अच्छा सहयोग मिला। और हमारे उत्तराखंड में भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दूर दूर सबका क्षेत्र है, कहीं भी कोई आपदा, कोई प्रॉब्लम आती है तो नहीं पुलिस पहुंच पाती,
तो आज हम सब ने सोचा कि हम 101 गाड़ी अपने राज्य को दें। पिछली बार हमने एम्बुलेंस दी थी, वो भी एक बहुत ज़रूरी है, और आज पुलिस की गाड़ियां दी, जिससे हमारी पुलिस और सक्षम होगी और क्षेत्रों में जल्दी जल्दी पहुंच पाएगी। हाईवे पेट्रोल है, कहीं भी हाईवे में समस्या आएगी तो हमारी पुलिस की गाड़ी वहाँ रहेगी। तो स्कॉर्पियो है, 101 गाड़ियाँ दी हैं, और अभी क्योंकि कोविड का समय इतनी गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन 25-25 के हिसाब से हमारी गाड़ियाँ आएंगी, और जब भी जितनी भी आएंगी वो हमारे DGP साहब और मुख्यमंत्री जी उसको इस्तेमाल करेंगे। जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उनके माध्यम से पुलिस विभाग को मोबिलिटी हेतु, हाईवे पेट्रोल हेतु, सिटी पेट्रोल हेतु 101 वाहन मिले हैं जो आधुनिक हैं, मॉडर्न है। इससे हमारा रिस्पांस टाइम बेटर होगा, हम लोगों की स्थिति पे, सिचुएशन पे, अपराध पे, ट्रैफिक एक्सीडेंट पे, आपदा पे और जल्दी पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत। तो खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि IGPL कैनाल गेट से श्यामपुर हाट बाजार तक राहगीरों को अब अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल MGDA के द्वारा 1 करोड़ की लागत से लगाए गए 80 पोल पर लगी फैंसी स्ट्रीट लाइट जगमग करने लगी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया है, और इस मौके पर ग्रामीणों ने श्यामपुर पुलिस चौकी के पास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगवाने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया है। शहर के अतिरिक्त यदि गांव में स्ट्रीट लाइट लगती है तो इससे अंदाज़ लगाइए कि मेरे क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। MDDA के द्वारा मेरे इस ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से 80 पोल यहाँ पे इतने सुंदर, और इनका आप देखें डिजाइनिंग और ऑर्नामेंटल लगता है, बहुत खूबसूरत ये लगी है। आज इसका हमने लोकार्पण किया है, और निश्चित रूप से रात को जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कितनी सुंदर लाइट की व्यवस्था इस पोल के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और खाली MDDA के द्वारा यहाँ पे ही काम नहीं हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप यदि देखेंगे तो आप त्रिवेणी घाट का नज़ारा देखिए आज कितना सुंदर है, वो भी इनके द्वारा बनाया गया है। मेरे द्वारा जो MDDA के माध्यम से, चाहे हरिपुर कला की सड़कों की बात करूं, चाहे मैं श्यामपुर क्षेत्र की सड़कों की बात करूं, या अन्य किसी और गांव में सड़कों की बात करूं, वहां का भी निर्माण इनके द्वारा हुआ है। अब हमारी कोशिश है कि कुछ पार्क का सौंदर्यकरण इनके माध्यम से हो। मैंने तो बैठक ली है कि जो पार्किंग हमारे यहाँ एक समस्या है ऋषिकेश के अंदर, और ये लोग इच्छुक हैं उसको करने के लिए। मल्टी स्टोरी पार्किंग के बारे में आपके तमाम अधिकारियों के साथ मैं बैठा हूँ, और इन्होंने प्रस्ताव मांगा है अपने नगर निगम से। यदि वो प्रस्ताव वो दे देते हैं तो शायद वो समस्या भी यहाँ हल हो। तो मैं कह सकता हूँ MDDA का काम खाली एक सूत्री नहीं है, आप उससे जो विकास शुल्क लेते हैं उस पैसे को लौटाते हैं जनता की सेवा के लिए, और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, और जनता को आज समर्पित हमारी पथ प्रकाश की व्यवस्था है, इसके लिए बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जनता के सामने जितने सुंदर पोल जो आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं और सुंदर लाइट दिखाई दे रही है, तो आने वाले टाइम पे इससे और भी लाभ जनता को होगा। अभी जिस स्थल पर हम खड़े हैं, आज ये IDPL से लेके श्यामपुर क्रॉसिंग तक जो डिवाइडर बना हुआ है, उस पर हमने एक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। इसमें लगभग हमने जो है 80 पोल लगाए हैं और LED लाइट भी लगाई है। इसमें ये कार्य तो प्राधिकरण ने कर ही लिया है। फिलहाल अभी हमारा त्रिवेणी घाट में चल रहा है, इंटरनल रोड्स का काफ़ी हमने इस बीच निर्माण किया है, और आगे क्योंकि पार्किंग की काफ़ी डिमांड आती रहती है, तो पार्किंग की दिशा में भी प्राधिकरण को प्रयास कर रहे हैं। सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है, 2-3 पार्कों का सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है। तो वहीं हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जहां हल्द्वानी में भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 4 गारंटी स्कीम जनता के सामने रखी हैं। मैं चारों दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा, और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा, और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। चारों गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो चारों गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा।
उत्तराखंड में तो केंद्र सरकार से भी 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण और नेताओं के गद्दारी के कारण जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से की, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लोग टैक्स देते हैं उत्तराखंड के। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के लगातार यहाँ दौरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके दौरे को? हाँ, तो इसका मतलब साफ है, दोनों को लग रहा है कि इस बार लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, मैं लोगों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा 18 दिसंबर को हरिद्वार से रवाना होगी। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान से यात्रा को रवाना करेंगे। यह यात्रा पूरे गढ़वाल मंडल में भ्रमण करते हुए उत्तरकाशी में समाप्त होगी। इसके अलावा 19 दिसंबर को बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए भी विजय संकल्प यात्रा शुरू की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी है। अठारह तारीख को जो विजय संकल्प यात्रा हम गढ़वाल की प्रारंभ करेंगे, उसका प्रारंभ हरिद्वार से होगा। 17 तारीख को 3 बजे हम लोग रथ का पूजन करेंगे विधि विधान के साथ। पूजन करने के बाद 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और मैं हम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होगा और समापन उत्तरकाशी में होगा। इसी प्रकार से दूसरी यात्रा 19 तारीख को भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर से शुरू होगी और उसका समापन खटीमा में होगा। इस यात्रा में एक पूरी भव्यता, दिव्यता, ये यात्रा के 4-5 प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं। वो सब हर विधानसभा में इसकी भव्य तैयारी और इस रूप में की गई है। मैं समझता हूं कि चुनाव की दृष्टि से ये हमारा चुनाव आचार संहिता से पहले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं रहूंगा, हमारे संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। परसों जब इसको शुरुआत करेंगे उसमें रहेंगे। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा पंतद्वीप? पंतद्वीप में हमने 11 बजे का समय दिया है और 11 बजे शुरू हो गया और उसका 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रोड शो भी रहेगा। कहाँ तक समाप्त? हम तुलसी चौक या रेलवे स्टेशन कहीं भी। तो खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नानक मत्ता में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। और वहीं इस पर डॉक्टर बंजिला ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचाव करने और सजग रहने को लेकर नानक मत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RT-PCR कोविड टेस्ट भी जल्द शुरू किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओमिक्रॉन से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं अस्पताल में आने वाले सभी व्यक्तियों को ओमिक्रॉन से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ साथ स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि नानक मत्ता में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट नहीं पाया गया है और आगे भी इससे बचाव के लिए सजग रहने की ज़रूरत है। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से निरंतर कोविड-19 रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट चल रहा है और डेली जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं उनका सबकी पहले रैपिड जांच होती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं आपका OPD बेस का सारा पेशेंट्स का सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं। 1-2 दिन में यहाँ पे RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन से लड़ने में हमें और सहायता मिल सके। बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है लगातार और वैक्सीनेशन भी हमारा चल रहा है। सभी क्षेत्रों में हमारी टीम्स जा रही हैं रोज़ वैक्सीन लगाने के लिए और जहाँ तक देखा जा रहा है 70 to 80% हमने कवर कर दिया है अपने एरिया में वैक्सीनेशन का, ही बाकी हैं और फर्स्ट तो ज़्यादातर हो गई हैं, बहुत रेयर केस में बची हुई हैं। देखिए आजकल जैसा आपने देखा होगा लोगों ने मास्क बिल्कुल लगाना छोड़ दिया है, तो सबसे पहले तो मास्क लगाने का ही उनको बताया जा रहा है कि बिना मास्क के आप नहीं घूमिए, क्योंकि एक जो सबसे बेसिक हमारा उससे बचाव का सूत्र रहेगा वो एक मास्क ही है और इतनी छोटी सी ही चीज़ लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ के लिए भी हमने ज़्यादातर उनको बताया है कि आप मास्क लगाइए और दूसरा सैनिटाइज़र का भी यूज़ कीजिए, जब भी आप बाहर से जाते हैं अच्छे से हाथ वगैरह धोइए।
तो ओमिक्रॉन को लेकर एनबी न्यूज से आपसे अपील करता है कि आप भी सजग रहें और लगातार जो भी सावधानियां हैं उनको जरूर बरतें। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद अपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो वर्षों से नगर वासियों के मन में पनप रही मुराद आज पूरी हो गई है, जब सरकार द्वारा नगर के वासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की गई है। जी हां, आपको बता दें कि लाल कुआं में लंबे समय से लोगों की बसासत है कि यहां के लोगों को मालिकाना हक प्राप्त नहीं था। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से क्षेत्र की जनता के लगातार सतत प्रयासों से यह मालिकाना हक शहरवासियों को मिल गया है। लाल कुआं नगर पंचायत की लीज न्यस्त भूमि पर बसे हुए लाल कुआं निवासियों की लंबे समय से इस भूमि के मालिकाना हक की मांग थी, जिसका जियो पूर्व में भी जारी होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने इसको अत्यंत गंभीरता पूर्वक एक लक्ष्य निर्धारित कर यह तय किया कि मैं विनियमितीकरण अपने कार्यकाल में अवश्य कराऊंगा। इसी क्रम में लगातार शासन से संपर्क, लगातार माननीय मुख्यमंत्री से निर्देशित कराने और इसकी विसंगतियों को समय समय पर दूर कराने के बाद अंतिम रूप से जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस प्रकरण को अपने स्तर पर निस्तारित करने का निर्णय करेंगे। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने मुझे सूचित किया कि 10 पट्टों पर उनके हस्ताक्षर होने के बाद वे वितरण के लिए उपलब्ध हैं। मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को निर्देशित किया कि आगामी 20 तारीख को लाल कुआं तहसील में इन पट्टों को इनके स्वामियों को सौंपने का कार्यक्रम हम करेंगे। निश्चित रूप से मैं लाल कुआं निवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि एक शुरुआत हुई, एक रास्ता खुला। साथ ही साथ शासन, सरकार, जिलाधिकारी महोदय नैनीताल, उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को भी। तो बाजपुर के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों की खुली बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और उनका जल्द समाधान करने की मांग की है। तो वहीं इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने कई विभागों के अधिकारियों के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और उनका तत्काल समाधान करने की मांग की है। और इस दौरान बैठक में मौजूद अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। आज ये क्षेत्र पंचायत की बोर्ड की बैठक है, जिसमें सभी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज सभी विभागों से जानकारियाँ लेते हुए इनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और इनकी सभी समस्याओं को सुनेंगे। ये यहाँ आज की बैठक आहूत की है। माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये ब्लॉक बाजपुर की बीडीसी की बैठक चल रही है इस समय, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी गण उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय सम्मानित जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और ग्राम प्रधानगण भी उपस्थित हैं। तो विभागवार जो गत बीडीसी की जो बैठक में कार्रवाई हुई थी उसके संबंध में वीडियो साहब ने उसका प्रेजेंटेशन किया। तत्पश्चात तो प्रत्येक विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट की योजनाएं बता रहे हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके यहाँ जो समस्या हो रही है उसके संबंध में
वो विभाग से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक एक करके उसका तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां पर वन प्रभाग कार्यालय के कर्मचारियों ने पिछले कई दिनों से कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी डीएफओ धर्म सिंह मीणा के ट्रांसफर की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 5 दिसंबर को डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने हरिद्वार डीएफओ का चार्ज संभाला है और 8 दिन में ही उनके खिलाफ विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले सभी कर्मचारियों ने डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और कर्मचारियों ने 2 दिन के अंदर डीएफओ के ट्रांसफर न किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उनका व्यवहार बड़ा ही गंदा और तरासई वाला है और हम इनसे कुछ नहीं है और हम इनकी चीज़ें की मांग करते हैं। सारे क्रांति बहुत आहत हैं, दुखी परेशान है, इसलिए उनके साथ हमें काम नहीं करना है। तो हमें एक ही मांगे कि कुछ नहीं किया जाए और हम नए जो डीएफओ साहब हैं उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। किसी का काम तो करने के लिए तैयार है पर हमें इनसे साथ काम नहीं करना है। और ये क्या है कि कई सारे डेलीगेट्स आ चुके हैं, प्रतिनिधि आ चुके हैं जो मक्खन पॉलिश कर रहे हैं और हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर हम मानने वाले नहीं है। हमारी एक ही मांग है, उसको क्यों किया जाए। धरना प्रदर्शन आगे चलेगा और हमारी जो प्रांत हमारी जो यूनियन है वो इसमें हमारा साथ में खड़ी हो चुकी है और हो सकता है कल वो हमारे साथ आ जाएं और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नाम तो वहीं उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से बीते रोज काशीपुर कोतवाली में सभागार में होमगार्ड्स जवानों के लिए एड्स को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर एलजी भट्ट अस्पताल से कंसल्ट्रेट डॉक्टर नीता पंत, नियंत्रण समिति के प्रोग्राम ऑफिसर जावेद और पुलिस अलीम खान ने पुलिस जवानों को एड्स के बारे में बारीकियों से जानकारी दी। तो वहीं आपको बता दें कि एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को एड्स से बचाव और पहचान के बारे में बताना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य HIV एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। HIV एक प्रकार की जानलेवा इंजेक्शन से होने वाले गंभीर बीमारी है। ये उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा पूरे स्टेट में सभी स्कूल, कॉलेजेस और पुलिस डिपार्टमेंट में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हमारे होमगार्ड्स थे तो उन सभी को हमने अवेयर किया कि किस तरह से HIV फैलता है, कैसे बचा जा सकता है और इसका किस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो इस समाज में एक संदेश देना है सभी को कि जितनी ज़्यादा अधिक जानकारी जाएगी लोगों को, जितना हम अवेयर करेंगे उतना इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें अभी तक क्या आंकड़ा निकल के आया, कितने HIV केस सामने आए होंगे, कितने एक्टिव केस हैं, कुल कितना नंबर अब तक? उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा पूरे स्टेट में जो एस्टिमेशन नंबर निकाला गया लगभग 10,960 नंबर्स अभी हमारे एस्टिमेशन नंबर्स हैं, जिसमें से 6,853 कन्फर्म HIV पॉजिटिव आ चुके हैं जिनका हम लोग अभी ट्रीटमेंट पर हैं। ऑन ART वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए किस तरह के लोगों को जो है इसको कैसे बचाया जा सकता है? जैसा भी बताया था, गोष्ठी में ही बताया गया है कि जितनी अधिक से अधिक हम जानकारी लोगों को देंगे, इसके जो 4 कारण है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा, सुई का साझा प्रयोग करने से, गर्भवती माँ है अगर पॉजिटिव तो उसके होने वाले बेबी को, या अनप्रोटेक्टिव जो ग्रसित व्यक्ति है उसके ब्लड चढ़ाने से, HIV ग्रसित व्यक्ति के ब्लड चढ़ाने से किसी अन्य को ये वायरस फैलता है एक से दूसरे में। तो ये 4 कारण है। अगर हम 4 कारणों पर प्रोटेक्शन रखें, अवेयर रहें लोगों को प्रोटेक्शन के। बहराइच पुल पर शराब का ठेका खोलने के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि PWD, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों ने अनुज्ञापी की जमकर बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि तू मैं होते होते अनुज्ञापी ने बिना इजाजत बहराइच पुल के बगल में खाली पड़ी भूमि पर मजदूरों से गड्ढे खुदवाने शुरू कर दिए। बाद विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखने की नसीहत देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करने को कहा गया। करीब 3 घंटे तक बहसबाजी होने के बाद से अनुज्ञापी को बिना ठेका खोले बेरा लौटना पड़ा। NOC किसी के द्वारा नहीं दी गई है। DM साहब के आदेश थे कि PWD, राजस्व विभाग और फॉरेस्ट वाले संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो भी जिसका भी स्वामित्व होगा उसके द्वारा NOC दी जाएगी। उसके बाद ही यहाँ पे जो कुछ होगा।
तो इनके द्वारा यहाँ ज़बरदस्ती जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जी। तो ये सड़क है किसकी है? एक्चुअली ये सड़क जो है ये ज़मीन फॉरेस्ट की थी और 87 में जो है ये पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हुई थी निर्माण कार्य के लिए। लेकिन इन शर्तों पे हस्तांतरित हुई थी ये ज़मीन कि निर्माण कार्य के बाद ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट्री रहेगा और ये ज़मीन जो है वन विभाग को वापस हो जाएगी। सर सशर्त जो अपने नियम के तहत आपको ज़मीन दी गई थी, हाँ। अब यहाँ पर क्या सड़क के अलावा कुछ और काम देने की अनुमति दी जा सकती है क्या? कौन सा काम? नहीं, किसी भी तरह का अन्य काम पीडब्ल्यूडी का अपना नहीं, अब पीडब्ल्यूडी का तो इसमें स्वामित्व नहीं है, तो जो भी एनओसी देगा या। तो खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां कुड़ी भगवानपुर गांव में ट्रैक्टर से खेत जा रहा एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं बालाबाली के 42 वर्षीय ऋषिपाल की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार ऋषिपाल अपने ट्रैक्टर से आज सुबह खेत जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर लेकर कुड़ी भगवानपुर पहुंचा तो बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रैक्टर के सामने अपनी बाइक रोक दी और ट्रैक्टर चला रहे ऋषिपाल को गोली मारकर फरार हो गए। सवाजी आज तो ये आ रहा था तेल डलवाने के लिए पंप पे पर, और इसने और कोई उन्होंने आड़ का गोली मार दी इसको। बाकी पुलिस आरोप लगाया अपना। पुलिस पर आरोप तो हमारा ये जी उन्हें अरेस्ट आज तक नहीं करा। जब वो पहले भी 5-4 दिन पहले भी वो कट्टे में अरेस्ट हुआ एक उनमें से एक, वो उसके लड़के का नाम है प्रताप के, और वो आज तक फरार का फरार है। पेपर देने जा रहा था जी, मेरे तो आगे थे तेल गिरवाने वैसे तो मैंने तो आगे था जी, मुझे इनका पता नहीं था। इन्होंने ट्रैक्टर मेरे तो आगे कड्डा जी ब्रेकर वो, मैं थोड़ा पीछे रुक गया जी, डिब्बा लेने लगा जी दुकान वो। तो जी 2 मोटरसाइकिल थी जी, 2 जने थे जी, एक आगे रुक गया, पीछे तो गोली चलाएगा जी, दोनों फरार हो गए। जितना भी एकदम तो भीड़ भाड़ लगी, मैं भी उतर का आज मोटरसाइकिल पता हाँ जी 2 जने भी जाने जी मुन्ना जी, एक सोनू प्रताप था जी, एक अरुण प्रताप, उनके बापू है ना। कुड़ी भगवानपुर में है, बता रहे एक व्यक्ति को जो है ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी, घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।